नमस्कार साथियों। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गांधी जी की जो एक हमने सीरीज श्रृंखला शुरू की थी, या गांधी जी के जो जीवन काल काल के ऊपर हो या उनके राजनीतिक जीवन को लेकर के हो, हमने वो श्रृंखला कहीं न कहीं अब अंतिम स्थिति पर अब ले जाने की यहाँ पे क्या की है, कोशिश की है, प्रयास किया है। इसमें हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ा है वो एक बार देख लेते हैं। हमने सबसे पहले गांधी जी के जीवन काल, गांधी जी के राजनीतिक घटनाक्रम, मुख्य रूप से उनके भारत में क्या घटनाक्रम रहे, शुरुआती जीवन को लेकर के, फिर दक्षिण अफ्रीका में लंदन में तो वो पढ़ाई करने जाते हैं, वहाँ पे कुछ खास ऐसे राजनीतिक उनके घटनाक्रम नहीं रहे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में फिर भारत में कैसे राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाते हैं। उसके बाद गांधी जी की क्या-क्या रचनाएँ थीं, क्या-क्या उन्होंने आश्रम स्थापित करवाए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि गांधी जी के ऊपर प्रभाव किसके पड़े हैं। प्रभावों से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, इसलिए आपको प्रभाव वाले पॉइंट्स को बार-बार ध्यान देना पड़ेगा। जैसे थॉरो हैं, तो उनके ऊपर थॉरो का प्रभाव सविनय अवज्ञा के रूप में पड़ा है, अहिंसा के रूप का प्रभाव जो पड़ा है, टॉल्स्टॉय गीता के माध्यम से पड़ा है। ऐसे विचारों को आपको यहाँ पे क्या है, लिंक करना पड़ेगा। अब हमें आज का जो डिस्कशन है वो मुख्य रूप से सामाजिक प्रतिमानों पर करना पड़ेगा कि गांधी जी ने राजनीतिक रूप से किस तरीके से इस देश के लिए अलग-अलग काम किए। अब सामाजिक रूप से वो क्या उल्लेखनीय योगदान देते हैं, उनको आज हम समझेंगे। तो साथियों, सबसे बड़ी बात मैं ऑलरेडी राजनीतिक माध्यम से आपको बता चुका हूँ। गांधी जी राजनीतिक तौर पे व्यक्ति को लेकर के, समाज को लेकर के, परिवार को लेकर के या फिर पूरे विश्व को लेकर के क्या सोचते थे। तो देखो, व्यक्ति आधारित व्यवस्था में गांधी जी ने हमेशा एक बात बोली है कि व्यक्ति क्या होता है, पूरे के पूरे व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। व्यक्ति ही क्या होता है, पूरी व्यवस्था का व्यक्ति ही केंद्र में होना चाहिए, यानी मानवतावादी। जैसे आपने एम एन रॉय को पढ़ा है, नव मानववाद, एकात्म मानववाद, आपने दीनदयाल उपाध्याय का पढ़ा है, तो वो सभी के सभी किससे प्रभावित है, वो गांधी जी से ही प्रभावित है। तो गांधी जी ने व्यक्ति को केंद्र में रख करके क्या बोला है कि व्यक्ति में अगर नैतिकता और आदर्शात्मक व्यवस्था होगी तो व्यक्ति से ही कहीं ना कहीं परिवार में विकास होगा, परिवार में नैतिकता आएगी, और परिवार में अगर नैतिकता आएगी तो राजनैतिक होगा, और राजनैतिक होगा तो विश्व का, समस्त विश्व का क्या होगा, समस्त विश्व का कल्याण होगा। तो समस्त विश्व के कल्याण के लिए व्यक्ति का क्या होना जरूरी है, नैतिक होना जरूरी है। ये व्यवस्था क्या है, यहाँ पे गांधी जी के द्वारा व्यक्ति के लिए कही जाती है। व्यक्ति को इन्होंने साध्य माना है कि व्यक्ति क्या होता है, साध्य होता है, और व्यक्ति को यहाँ पे साध्य मान करके राज्य को इन्होंने साधन माना है, राज्य को साधन की संज्ञा दी है। तो ये अप्रोच में अगर आपने पढ़ा तो आप समझ पाओगे कि हाँ, गांधी जी व्यक्तिवादी हैं, उसके बाद वो समाजवादी होंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे राज्य की निर्माण की बात वो कहीं ना कहीं व्यक्ति आधारित बोलेंगे। अगर राज्य का अस्तित्व होगा तो व्यक्ति के लिए होगा, लेकिन अगर व्यक्ति अगर आदर्श स्थिति में चला गया, नैतिक स्थिति में चला गया, तो राज्य की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि व्यक्ति क्या है, आदर्श है। और राज्य क्या होता है, राज्य तो कहीं ना कहीं डंडा चलाने वाला होता है। राज्य तो यहाँ पे दंड दिखा करके या भय दिखा करके काम करने वाला होता है, लेकिन भय किसके लिए, बुरे लोगों के लिए। लेकिन व्यक्ति तो कैसे हैं, लोग कैसे हैं, अच्छे हो चुके हैं, नैतिक हो चुके हैं, तो राज्य की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरीके से इनके विचार आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे यहाँ पे गांधी जी के जो विचार हैं वो किस रूप में हमें सर्वोदय को लेकर के देखने को मिलते हैं। तो सर्वोदय में हम ऑलरेडी आपको राजनीतिक रूप से बता चुके हैं कि जहाँ पे हमें क्या मिलता है, सभी के उदय की बात मिलती है। तो ये सामाजिक दर्शन का केंद्र है, और इन्होंने सीखा ही जॉन रस्किन जो यूएसए के विचारक हैं, अनटू दिस लास्ट, कि अंतिम व्यक्ति के विकास की बात यहाँ पे जो की गई है वो सर्वोदय के अंतर्गत देखते हैं, यानी सबका उदय, वेलफेयर ऑफ ऑल। लेकिन इसमें गांधी जी ने विशेष जोर अंत्योदय पर दिया है। ये बात आपको देखने को मिलेगी। जैसे दीनदयाल उपाध्याय भी बाद में अंत्योदय की बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण भी करेंगे, और महात्मा गांधी तो करते ही करते हैं। तो ये जो अंत्योदय की बात है ये मुख्य रूप से इन्होंने गांधी जी ने की है। लेकिन हमें सर्वोदय की बात अगर देखें तो शुरुआती तौर पे हमें जॉन रस्किन जैसे लोगों से मिलती है, देखने को मिलती है। अंत्योदय क्या है, तो जब सर्वोदय के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, सर्वोदय मतलब क्या, सर्वोदय मतलब अगर दिमाग में हम अपने थोड़ा सा जोर डालें तो सर्वोदय मतलब क्या होता है, सर्वोदय मतलब होता है सबका उदय। ठीक है, सबका उदय कर दिया। फिर एक होता है अंत्योदय। अब अंत्योदय क्या होता है, अंत्योदय मतलब होता है अंत में जो व्यक्ति खड़ा है, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति। ठीक है, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उसका क्या करना, उदय करना। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि सर्वोदय कब संभव है, सर्वोदय कब संभव है, जब अंत्योदय हो जाएगा। जब अंत्योदय को हम प्राप्त कर लेंगे तभी सर्वोदय संभव है। ये है गांधी जी। इतने डेप्थ में कोई व्यक्ति सोच सकता है तो वो गांधी जी ही है। वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर मान लो हमारा जो विकास का केंद्र है वो यहीं तक है, ठीक है, हमारा विकास का जो केंद्र है, विस्तार है, वो यहीं तक हो पाया है, लेकिन व्यक्ति जो है ना बहुत पिछड़ गए हैं, वो यहाँ पे इस एरिया में वो मान लो उनका प्रभाव देखने को मिल रहा है, या फिर वो यहाँ पे अवस्थित हैं। हमारा विकास यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया है, मान लो इस स्थिति में विकास पहुंच ही नहीं पाया, विकास यहाँ से शुरू हुआ,
यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया, इस केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाया। तो ऐसे में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबको अगर ऊपर उठाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबका उदय करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस विकास के दायरे में लेके आए, या तो इनको यहाँ करीब ले आए अपने, या तो विकास को यहाँ पे इधर तक पहुंचा दें, इधर तक विकास को पहुंचा दें, इधर तक विकास को पहुंचा दें, इधर तक पहुंचा दें। ठीक है, तब हमें क्या होगा, तब हमें फील होगा कि हाँ, अंतिम व्यक्ति का भी हम उदय कर पा रहे हैं, इस अंतिम व्यक्ति का भी उदय हो पा रहा है, इस अंतिम व्यक्ति का भी उदय हो पा रहा है, इस अंतिम व्यक्ति का भी उदय हो पा रहा है। जब हर अंतिम व्यक्ति का उदय हो जाएगा, जब हर एक ईच एंड एवरी पीपल, ईच एंड एवरी पर्सन यहाँ पे अपने आप का अपलिफ्टमेंट कर लेगा, उत्थान कर लेगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हर व्यक्ति का उदय हुआ, यानी कि सर्वोदय हो गया, सभी का उदय हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आखिर यहाँ पे अंत्योदय के बावजूद ही, अंत्योदय के बाद ही हमें क्या मिलेगा, अंत्योदय के बाद ही हमें मिलेगा सर्वोदय। ठीक है, अंत्योदय के बाद ही हमें क्या मिलेगा, सर्वोदय। ये बात हमें पता होना चाहिए, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट बात जो गांधी जी यहाँ पे समझाना चाहते हैं। थोड़ों से आगे बढ़ करके, एक कदम आगे बढ़ करके वो कह रहे हैं कि आपको किस तरीके से विकास करना चाहिए, तो सभी के उदय को लेकर के बात करना चाहिए, लेकिन पहले अंतिम पायदान वाले व्यक्ति का उदय कर लो। ठीक है, बहुमत का सुख नहीं होता है। ठीक है, बहुमत का सुख आपको पता होगा, जैसे जेरेमी बेंथम ने क्या कहा है, जेरेमी बेंथम की बातें आप पढ़ोगे तो जेरेमी बेंथम के एक विचार है, वो है अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख। और वो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख किस आधार पे कहते हैं, संख्यात्मक संख्या के आधार पे, यानी संख्या के आधार पे अधिकतम, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करते हैं। ठीक है, अब ये किस आधार पे होता है, ये होता है उनके आधार सुख, ये होता है सुख संख्या के आधार पे, किस आधार पे, संख्या के आधार पे होता है। तो ये संख्या के आधार पे मतलब देखा जाता है कि अधिकतम लोग कितने हैं। एक तरफ मान लो एक सड़क डाल रहे हैं, ठीक है, उस सड़क से मान लो 10 से 20 हजार लोग गुजरेंगे। ठीक है, सड़क से 10 से 20 हजार लोग गुजरेंगे, लेकिन उस सड़क को डालने में हमने जिन लोगों की जमीन हड़पी है वो है 100 लोग। ठीक है, उन 100 लोगों की यहाँ पे बात समझ में ना, अब यहाँ पे अगर हमें 100 लोगों की जमीन हड़प करके हमें 10,000 लोगों को यहाँ पे लाभ पहुंचाना है, खुशी देना है, सुख देना है, तो जेरेमी बेंथम कहता है दे देना चाहिए, दे देना चाहिए अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख। अगर उसमें कुछ लोगों को दुखी होना पड़ रहा है तो दुखी हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज तुम बताओ, आज इंडिया में क्या हो रहा है, आज भारत में क्या हो रहा है, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात हो रही है, और वो भी संख्यात्मक आधार पे, गुणात्मक आधार पे नहीं, क्वालिटेटिव आधार पे नहीं, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव आधार पे, मात्रात्मक आधार पे सुखों की बात यहाँ पे देखी जा रही है, या फिर उस जेरेमी बेंथम जैसे लोग किसकी बात कर रहे हैं, मात्रात्मक आधार पे सुखों की बात कर रहे हैं। अब मुझे ये बात समझ में आ गई, ठीक है, कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात यहाँ पे जेरेमी बेंथम जैसे लोग बोलते हैं, उस टाइम पे और भी लोग बोल रहे थे। गांधी जी यहाँ पे विरोध क्यों करते हैं, बहुमत के सुख की विरोध क्यों करते हैं, कि वो बोलते हैं कि बहुमत का सुख हमेशा सही नहीं होता है। ये 10,000 लोग अगर सड़क डालना चाहते हैं और खुशी मिल रही है, तो ये क्या पता सही सोच रहे हो, क्या पता ये सही ना सोच रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ये 10,000 लोग कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हो, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो। अगर 100 लोग यहाँ पे विरोध में हैं तो वो क्यों है, ये भी तो सोचना जरूरी है। शायद वो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन को लेकर के हो, शायद पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के हो, या अपनी कहीं रोजी रोटी की सुरक्षा को लेकर के हो। ठीक है, अगर मान लो हमने 10,000 लोगों के लिए सड़क ना बनाई तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा कि वो मर जाएंगे। अगर हमने इनकी 100 लोगों की जमीन छीन ली, तो अगर इनकी रोजी रोटी उस जमीन से चलती है तो ये जरूर मर जाएंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। गांधी जी ये कहते हैं कि हमें सबको लाभ, सबको सुख पहुंचाने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं उन लोगों को यहाँ पे वंचित न कर दें जो और कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई इस अवस्था में है। तो उपयोगितावाद के खिलाफ रहते हैं वो, और वो सभी के सुख की बात करते हैं, सभी के सुख, बहुमत के सुख नहीं, अधिकतम लोग के अधिकतम सुख की बात नहीं, बहुमत के सुख की बात यहाँ पे उनके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये गांधी जी के विचार हैं। इसके बाद अब हम करेंगे बात किस पे, अस्पृश्यता निवारण पे, कि गांधी जी ने अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए क्या किया। छुआछूत आप जानते हो, तो छुआछूत का एक बहुत बड़ी समस्या हिंदू धर्म में देखने को मिलती है, मुख्य रूप से हिंदू धर्म में ही मिलेगी। तो वो कलंक के रूप में कहते हैं कि हमारा अगर हिंदू धर्म में सबसे बड़ा कलंक है तो वो यही है, और सबसे बड़ा पाप है तो वो यही है, छुआछूत का पाप। ठीक है, गांधी जी यहाँ पे हरिजन जैसे, यहाँ पे जो लोगों से छुआछूत हो रही है उनके साथ यहाँ पे हरिजन जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, और जिनके साथ यहाँ पे छुआछूत बढ़ती जा रही है, हो रही है, उनके लिए हरिजन सेवक जैसी व्यवस्थाएं शुरू करते हैं। उनको हरिजन यानी हरिजन सेवक, यानी हरिजन यहाँ पे ईश्वर की संतान जैसे वर्ड यूज करते हैं, कि वो क्या है, हरिजन यानी हरि के जन है, ईश्वर की संतान है। और यहाँ पे उनके प्रयास है हरिजन सेवक संघ 1932 में स्थापित किया, जिसमें वो क्या करते हैं,
जो सफाई कर्मी हैं, बस्ती में रहते हैं, उनके साथ अपना शौचालय खुद साफ करते हैं। तो इस तरीके की गतिविधियों के माध्यम से वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हाँ, सभी को साथ मिलकर के इनके जो जीवन है, उनको जीवन को कहीं न कहीं यहाँ पे महत्व देना चाहिए, उनको उस जीवन से निकाल करके आगे और भी अधिकार महत्व देना चाहिए। देखो, एक व्यक्ति को यहाँ पे जब हम निचले दर्जे पे या पिछड़ा वंचित कर देते हैं या निचले दर्जे पर ले जाते हैं, तब वो कारण या वो व्यवस्था होती है जब हम उसको क्या करते हैं, एक चीज से बिल्कुल बांध दें, तभी होता है ऐसा। अगर मैं किसी व्यक्ति को कोई काम सौंपूं और बोल दूं कि तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी भी यही काम करेगी, वो आगे आने वाली पीढ़ी हजारों पीढ़ियां में सिर्फ यही काम करेंगी, तो वो व्यक्ति उस चीज से बंध जाएगा। आगे आने वाली पीढ़ियों में क्या पता वो गुण हो या ना हो, क्या पता उससे अच्छे गुण हो, उस काम करने से और भी अच्छे गुण हो, उससे अच्छा और भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे दिक्कत इस काम में है, इस चीज में है। व्यक्ति एक काम बुरा नहीं है, चाहे वो सफाई का काम भी कर रहा है, चाहे वो भंगी वाला काम कर रहा है, तो काम में दिक्कत नहीं है, काम कोई भी कर सकता है, लेकिन काम से उसको बांध दिया गया है, वो गलत बात है। और फिर उसके बाद जो सामाजिक समस्या आ रही, छुआछूत की, अस्पृश्यता की, वो गलत बात है। इस चीज को दूर करना पड़ेगा, इस चीज की ये मानसिकता, ये मेंटेलिटी दूर करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं अछूतों के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में बंटवारा नहीं करूंगा या नहीं होने दूंगा। मैं मानना था कि अस्पृश्यता ईश्वर और मानवताओं के खिलाफ अपराध है। इस तरीके के अप्रोच में वो इसलिए थे क्योंकि वही था, क्योंकि अम्बेडकर जी यहाँ पे क्या कर रहे थे, 1935 या 1934 के आसपास वो एक सेपरेट जो दलित हैं उनके लिए इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे। जैसे मुस्लिमों के लिए अलग इलेक्टोरेट था, एंग्लो इंडियंस के लिए अलग इलेक्टोरेट था, वैसे ही अब दलितों के लिए एक अलग इलेक्टोरेट होना चाहिए। तो ये कहने की तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मिल भी गया था, थर्ड में। लेकिन अंबेडकर जब अडिग थे, तो यहाँ पे गांधी जी उनसे भी ज्यादा अडिग हो जाते हैं। वो बोलते हैं हमें यहाँ पे हिंदू धर्म में बंटवारा नहीं चाहिए, हमारा देश बढ़ जाएगा। तो फिर बाद में पूना पैक्ट के माध्यम से ये जो है अम्बेडकर वापस अपनी ले लेते हैं मांगे, और कहीं की बंटवारा या फिर इस प्रकार का इलेक्टोरेट देश में नहीं आ पाता है। हाँ, आरक्षण जैसी व्यवस्था आ जाती है, सीटों पर आरक्षण होगा। फिर है वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म को लेकर के गांधी जी के विचार अंबेडकर से बिल्कुल अलग थे। देखो, जाति के मामले में बोलूंगा, जाति व्यवस्था के मामले में कैसे हैं दोनों, जाति व्यवस्था के मामले में दोनों विरोधी हैं। गांधी और अंबेडकर दोनों क्या है, विरोधी हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था के मामले में आपको गांधी जी तो देखो अलग है थोड़ा। वर्ण व्यवस्था के मामले में विरोधी मिलेंगे हमें कौन, वर्ण व्यवस्था के मामले में विरोधी मिलेंगे अंबेडकर, ठीक है। वर्ण व्यवस्था के मामले में विरोधी मिलेंगे, अंबेडकर विरोधी थे। बट गांधी जी क्या थे, कुछ मामले में सपोर्ट करते थे। कैसे, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करते थे वो, ना कि जन्म आधारित, ठीक है। तो गांधी जी प्राचीन वैदिक जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसका समर्थन करते थे। लेकिन जन्म या कर्म पर आधारित श्रम विभाजन, ये जो है ना, इस प्रकार की बात को वो बोलते थे कि उनका मानना था कि वर्ण जो है ये जन्म या कर्म पर आधारित श्रम विभाजन व्यवस्था संघर्ष को रोकती है। हाँ, एक बात तुम लोग उसमें ऐड ऑन कर सकते हो कि गांधी जी ने कर्म आधारित व्यवस्था की बात की, लेकिन जन्म आधारित व्यवस्था को जस्टिफाई भी किया। कैसे किया उन्होंने, देखो मैं बात बताता हूँ कि जन्म आधारित व्यवस्था को जस्टिफाई कैसे करते हैं। कि अगर वर्ण व्यवस्था में जन्म आधारित व्यवस्था जो होगी, वर्ण व्यवस्था में अगर हमने जन्म आधारित व्यवस्था ली है, तो उसमें पीछे कॉन्टेक्स्ट उन्होंने ये दिया है कि अगर कोई कारीगर है, अगर वो घड़ा बनाता है, तो उसका बेटा भी घड़ा बनाने की उसके अंदर कुशलताएं अच्छे से होंगी, क्योंकि बचपन से वो अपने पिता के साथ कहीं ना कहीं हाथ बटा रहा है, तो उसके अंदर कुशलताएं हो सकती हैं। लेकिन अगर वो भविष्य में कुछ और काम करना चाहे, कुछ एकेडमिक्स में, शैक्षणिक क्षेत्र में, या कोई भी सैन्य क्षेत्र में, तो वो उसमें भी जा सकता है। इस अप्रोच को लेकर गांधी जी यहाँ पे वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई करेंगे, उसका महत्व बताएंगे कि देखो, वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिससे क्या हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट भी तो हो रहा है, बेरोजगारी जो है वो नहीं पैदा हो रही है। अब लोगों को पता है कि उनको रोजगार क्या करना है, क्योंकि उनके समाज में, उनके वंश में क्या चला आ रहा है उनको पता है। तो ऐसे में लोग बेरोजगार नहीं होंगे, तो इससे देश में अर्थव्यवस्था बढ़ती रहेगी। और वो अर्थव्यवस्था कैसी होगी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उपभोक्तावादी नहीं होगी, वो सभी के कल्याण पे आधारित होगी, वो प्रकृति केंद्रित होगी, सामंजस्य आधारित होगी, क्योंकि हजारों सालों से चली आ रही है वो व्यवस्था, ठीक है। फिर जाति प्रथा का वो विरोध करेंगे, जाति प्रथा का विरोध करेंगे, कास्ट सिस्टम में ऊंच नीच भेदभाव के विरोधी थे। उनका मानना था कि भंगी काम भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना ब्राह्मण शिक्षा का काम है। देखो, जाति व्यवस्था खतरनाक है, वर्ण व्यवस्था खतरनाक तब हो जाती है, जन्माधारित हो चाहे कर्माधारित हो, जब उसमें भेदभाव हो, जब उसमें छुआछूत हो, जब उसमें अधिकार और अनाधिकार की बातें ज्यादा हों, कि निम्न वर्ण लोगों के अधिकार नहीं होते हैं, उच्च वर्ण के लोगों के अधिकारी होते हैं, उनको कुछ स्पेशल विशेषाधिकार मिल जाए, उच्च वर्ण के लोगों को, निम्न वर्ण के लोगों को कोई अधिकारी ना मिले, तो ये चीजें घातक होती है।
इसलिए जीवन के अंतिम वर्षों में गांधी जी ने अंतर जातीय विवाहों को समर्थक बन गए और जाति को पूरी तरीके से निकालने लगे थे। ये बात है, शुरुआत में तो थोड़ा बहुत सपोर्ट किया जन्म वर्ण व्यवस्था में जन्म आधार, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपनी चीजों से सीखा। गांधी जी को एकदम से आप ये मत सोचो कि वो एकदम से बिल्कुल सत्यवादी, एकदम से बिल्कुल परफेक्ट होंगे। वो व्यक्ति सीख रहा है धीरे धीरे, वो जीवन के अंतिम पड़ाव तक उन्होंने सीखा है, अपने आसपास अनुभव चीजें ली हैं और फिर उसके बाद काम किया है। उनको पहले जब भारत में चंपारण का आंदोलन चला रहे हैं, कहीं वो खेड़ा सत्याग्रह चला रहे हैं, तो उनको जातिवाद का इतना गहराई से नॉलेज ही नहीं था, पता था, हो रहा था। लेकिन जब वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में साउथ इंडिया में जाते तो जाति इतनी हावी देखी उन्होंने, तो फिर जाकर के उन्होंने वर्धा आश्रम खोला, नई तालीम दी, छुआछूत के खिलाफ उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया। तो ये सब चीजें उन्होंने देखी, समझी, फिर उसके बाद उन्होंने शुरू की है। तो वो व्यक्ति अनुभवों से, वो प्रयोगों से सीख रहा है और उसके बाद इम्प्लीमेंट कर रहा है वो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को लेकर कुछ और बातें यहाँ पे बोली हैं। जैसे अब यहाँ पे देखना कुछ, देखो ये वर्ण व्यवस्था को लेकर के बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, आपको पता होंगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब गांधी और अंबेडकर कैसे अलग हैं, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है कि गांधी और अंबेडकर किस मामले में अलग है और किस मामले में एक जैसे हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्या है, बनाम यानी भेद करेंगे कि उनके बीच में भेद क्या है, ये मतभेद क्या है। तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ तो नहीं है, देखो ला, बट वो सुधार चाहते हैं। वो श्रम आधारित वर्ण व्यवस्था में सपोर्ट करते हैं, श्रम आधारित, कि श्रम के रूप में बटा होना चाहिए, कि वैश्य का काम अलग है, व्यापार, कृषि, शूद्र का काम अलग है, क्षत्रिय का काम सैन्य सेना का है और ब्राह्मण काम पुरोहित वाला है। तो ये श्रम विभाजन को लेकर के वो सुधार इसमें चाहते थे, बट सपोर्ट करते थे। अम्बेडकर इसको पूर्णतः अन्यायपूर्ण मानते थे, इसको बिल्कुल खत्म करने की बात बोलते थे, सफाया करो, इसको निपटाओ। उसके बाद अगर हम अछूत समस्या की बात करें, तो हिंदू धर्म में भीतर रह करके हृदय परिवर्तन की बात उन्होंने बोली है, कि अगर हमें जो ये अछूत या छुआछूत वाली भावना है ना, ये लोगों से खत्म करनी है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे लोगों को यहाँ पे समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। यहाँ पे हरिजनों की, यहाँ पे बुरी स्थिति को लोगों के साथ बताना चाहिए कि उनकी कितनी बुरी स्थिति हो रही है, तो उनका हृदय परिवर्तन होगा। हृदय परिवर्तन के माध्यम से चीजों में बदलाव चाहते थे गांधी जी, लेकिन अब अम्बेडकर क्या कहेंगे, हृदय परिवर्तन होना होता तो हजारों सालों पहले ही हो जाता, नहीं होना है, इसके लिए हमें कानून बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें राजनीतिक अधिकार देने पड़ेंगे, आरक्षण देना पड़ेगा, और सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी बातें भी वो करते हैं। वो बात बाद में अलग है कि वो बात उन्होंने वापस ले ली। ठीक है, गांव को लेकर गांधी जी बिल्कुल सपोर्ट में थे, गांव आधारित राजनीति की बात करते थे। गांव आधारित ग्रामीण राज्य व्यवस्था, ग्रामीण पंचायत व्यवस्था की बात किसने की है, इसने, इन्होंने, गांधी जी ने। लेकिन अंबेडकर जी क्या करते हैं, बिल्कुल गांव के खिलाफ थे, वो बोलते थे गांव ही वो जड़ है जहां से जातिवाद, जहां से छुआछूत, जहां से भेदभाव जन्म लेता है। गांव में ही एक प्रकार, इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है सबसे ज्यादा। गांव को महिमा मंडन किया, ग्राम पंचायत, ग्राम स्वराज की बात की, भारत गांव में बसता है, इस तरह की बातें बोलते थे। गांव को संकीर्णता और शोषण का अड्डा बताया डेन ऑफ लोकलिज्म। ठीक है, इस तरह की बात बोली है। दृष्टिकोण क्या था गांधी जी का, धार्मिक और नैतिक ज्यादा थे ये, और ये कानून और राजनीतिक थोड़ा ज्यादा थे, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को मानते थे। थोड़ा सा शहरीकरण, आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक कौन है, अम्बेडकर हैं। थोड़ा पाश्चात्यवादी है, थोड़ा पाश्चात्य है, थोड़ा सा आधुनिक, आधुनिक ज्यादा है। लेकिन गांधी जी आधुनिक होने के साथ यहाँ पे भारत को, यहाँ पे ग्रामीण संस्कृति पर बल देते हैं, और इसलिए देते हैं क्योंकि उनको पता है ये उपभोक्तावादी नहीं होता है, इसमें सबके कल्याण की बात होती है, सबके कल्याण। ठीक है, बट सामाजिक रूप से ये ग्रामीण संस्कृति थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी है, क्योंकि आपको पता है वर्ण व्यवस्था का बिल्कुल इतना कठोरता से पालन करती है कि मर जाए इंसान लेकिन वर्ण व्यवस्था नहीं छोड़ सकते हैं। अम्बेडकर इसी वजह से इसके खिलाफ रहते हैं। इसके बाद स्त्रियों के उत्थान को लेकर के हम देखें, तो स्त्री को उत्थान को लेकर गांधी जी ने यहाँ पे बोला है कि महिलाओं को घर की चार दीवारी से निकालकर राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य धारा से कहीं ना कहीं उनका योगदान होना चाहिए। मतलब गांधी जी क्या करते हैं कि महिलाओं को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने की बात बोलते हैं, कि उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको अबला नहीं बनना चाहिए या खुद को अबलाएं नहीं मानना चाहिए। उन्हें नैतिक रूप से क्या करना चाहिए, पुरुषों से श्रेष्ठ अपने आप को मानना चाहिए, और वो गांधी जी भी मानते थे। उन्होंने त्याग और अहिंसा का गुण भी उनके अंदर अधिक होता है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो बहुत सारे त्याग करके ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हैं। एक पुरुष का जीवन त्याग भरा उतना नहीं होता जितना महिला का जीवन त्याग भरा होता है। वो अपने शरीर के साथ त्याग, अपने घर के साथ त्याग, अपने परिवार के साथ त्याग, अपने समाज के साथ त्याग, हर पल, हर समय, हर स्तर पे करती है वो। तो ये गांधी जी समझाना चाहते हैं कि अगर जन्म के साथ एक महिला देखने को मिले, तो धीरे धीरे उसके शरीर का विकास हो रहा है, धीरे धीरे उसका जो है बौद्धिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है। ठीक है, तो समय के साथ साथ उसके विकास के साथ उसके त्याग भी उतने ही बढ़ रहे हैं। ठीक है,
उसकी बलिदान भी उतनी बढ़ रही है, वो उतनी ज्यादा सशक्त भी हो रही है, जितनी बाहर से आपको कमजोर दिख रही है उतनी मजबूत भी हो रही है वो अंदर से। तो ये महिलाओं का विशेष गुण होता है, इसको समझना चाहिए महिलाओं को। इसके बाद उन्होंने बाल विवाह को रोकने की बात करी, पर्दा प्रथा को रोकने की बात करी, देवदासी प्रथा को रोकने की बात करी, दहेज प्रथा को रोकने की बात की। कड़ा विरोध किया, ठीक है, हम सब जानते हैं गांधी जी इन सब का सपोर्ट क्यों ही करेंगे, बेसिक बात है। फिर उसके बाद शराब की दुकानों पर धरना देने, ठीक है, विदेशी कपड़ों को बहिष्कार करने, महिलाओं के ही नेतृत्व किया। देखो ये बात उन्होंने बोली थी कि महिलाओं को यहाँ पे एक्सटेंसिवली एग्रेसिवली क्या करना चाहिए, आक्रामक ढंग से यहाँ पे इस तरीके की जो है शराब, इस तरीके की जो विदेशी कपड़े, इनकी होली जलाना चाहिए। खास तौर पे जो शराब के अड्डे हैं उन पर महिलाओं को जाकर के क्या करना चाहिए, तालाबंदी करनी चाहिए। ये यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से स्त्रियों का उत्थान होगा, वो कहीं ना कहीं राजनीति की मुख्य भूमिका में, मुख्य धारा में आ पाएंगे। इसके बाद अब आता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है नई तालीम, यानी बुनियादी शिक्षा को लेकर के गांधी जी क्या सोचते थे। तो 1937 में आपको पता है गांधी जी महाराष्ट्र के रीजन में वर्धा योजना को शुरुआत करते हैं। आपको पता है वर्धा आश्रम शुरू किया था, कहाँ पे, महाराष्ट्र के वर्धा जिला है, वर्धा नदी किनारे। तो वर्धा आश्रम की शुरुआत की, वहीं से वर्धा उन्होंने जो है योजना तैयार की। वो योजना मतलब ये शिक्षा का एक मॉडल था। इसमें क्या था, वर्धा योजना में शिक्षा का मॉडल था, इसमें ये था कि शिक्षा को केवल दिमाग या मतलब दिमाग आधारित यानी बौद्धिक शिक्षा का वो नहीं करना है कि दिमाग में रटने वाली बात कर लो हमेशा। यहाँ पे दिल यानी हार्ट और हाथ की भी होनी चाहिए, कि सिर्फ यहाँ पे आपको चीजें रटी हैं, याद है, रट्टू तोता बने हुए हो, लेकिन आप कोई चीज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे आप मैं बोल दूं यहाँ पे आपको कि कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर की पूरी किताब रटी हुई है, कंप्यूटर की पूरी किताब रटी हुई है, कंप्यूटर क्या होता है, रैम रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइस सब पढ़ रहा है। लेकिन आपके सामने कंप्यूटर रख दिया जाए तो आप उंगलियों से चला पाओगे क्या, नहीं चला पाओगे। तो क्या ये शिक्षा सही है, नहीं है। गांधी जी कहते हैं आपको स्किल होना चाहिए, अल्टीमेटली वो ये कह रहे हैं कि कौशल होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप जो भी शिक्षा लो उसको आप बखूबी व्यवहार में भी उपयोग कर पाओ। व्यवहार में अगर आपको दूसरे दिन पढ़ा करके, इंजीनियरिंग पढ़ा करके फैक्ट्री में भेज दिया जाए तो आप वहां की मशीनों को हैंडल कर सको, ठीक है। गांधी जी नहीं कर रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ कि स्किल होना चाहिए व्यक्ति के पास। ये 3H का सिद्धांत काम का है। 3H मतलब जो फर्स्ट एच है वो है हेड, सेकंड एच है हार्ट और थर्ड है हैंड। हेड हार्ट एंड हैंड की शिक्षा होना चाहिए। हेड से मतलब दिमागी तौर पे भी होना चाहिए, हार्ट यानी दिल वाली शिक्षा भी होनी चाहिए, इमोशनल होती है जो, और हैंड यानी कि जो हाथ से होना चाहिए। तो जो हेड है, ठीक है, समझना, यहाँ पे फिर से मैं बताऊंगा, यहाँ पे जो 3H वाली शिक्षा है इसमें जो हेड है ये कहीं ना कहीं बौद्धिक शिक्षा की बात कर रहा है, बौद्धिक, ठीक है। जो हार्ट है या ये है मानसिक या फिर भावनात्मक शिक्षा की बात की जा रही है यहाँ पे, भावनात्मक शिक्षा, ठीक है, भावनात्मक शिक्षा। और हैंड की यहाँ पे बात की जा रही है वो है कौशल आधारित शिक्षा की बात की जाए। तो तीनों प्रकार की शिक्षा की बात गांधी जी करते हैं। इसके बाद गांधी जी के जो विचार हैं वो है शिक्षा किसी न किसी दस्तकारी यानी हैंडीक्राफ्ट या फिर हुनर पर आधारित होना चाहिए, ताकि बच्चा आत्मनिर्भर बन सके और श्रम का सम्मान करना सीखे। वो उसको पढ़ाने लिखाने के साथ साथ कोई भी काम करना भी एक विशेष रूप से उसको सिखाओ। जैसे एक तरफ वो गणित, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या और भी अलग अलग पर्यावरण जैसे ग्रंथ पढ़ रहा है, वो ये किताबें पढ़ रहा है, साथ में उसको एक शिक्षा होना चाहिए कताई बुनाई सिलाई, ठीक है, झाड़ू वगैरह, ठीक है, ये सब खाना वगैरह बनाने की, पशुओं का पालन पोषण कैसे करते हैं, तो बेसिक फंडामेंटल चीजें भी सिखाओ जिससे वो अपना दैनिक दिनचर्या जो एक समय बाद खुद कर सके। साथ ही मातृभाषा, प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी में नहीं बल्कि मातृभाषा में होना चाहिए, ये बातें उन्होंने बोली थी। सांप्रदायिक एकता को लेकर के गांधी जी के विचार क्या है, देखो हिंदू मुस्लिम एकता, अब देखो इस मामले में तो आपको पता है कि वो कहीं ना कहीं एकता की बात करते थे, ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, ये सब बातें आपको पता ही है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण धर्मनिरपेक्षता, किसी भी एक विशेष धर्म को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। जरूर उन्होंने हमेशा राम या हिंदू धर्म या फिर भगवान श्री राम गीता को इंपॉर्टेंस दी है, वो क्योंकि वो व्यक्तिगत एक उनके विचार थे, लेकिन उनके राजनीतिक और जो सार्वजनिक विचार थे वो हमेशा धर्मनिरपेक्षता आधारित थे। मद्यपान का निषेध, वो शराब नशे इन सब की जो है इन सबको समाज का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे, आपको पता ही है, और स्वास्थ्य खराब करता है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा गांधीवादी, जो आपने डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व पढ़े होंगे, तो उसमें आर्टिकल 47 आता है। इस आर्टिकल 47 को गांधीवादी गांधीवादी जो है सिद्धांत के अंतर्गत जोड़ा गया था, गांधीवादी जो विचारों के अंतर्गत जोड़ा गया था। गांधीवादी सिद्धांत क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति का जो है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए विकसित। इसमें उसके लिए जो है ये नशीले पदार्थों का, शराब का, नशे का यहाँ पे रोक करना है, प्रतिबंध लगाना है, तो वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने जोड़ा भी है।
अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे गांधी जी का और मार्क्सवाद का, यहाँ पे धर्म को लेकर के या फिर समाज को लेकर के क्या डिफरेंस है गांधी जी का और मार्क्सवाद का। ये हमें गांधी जी दिख रहे हैं और यहाँ पे ये कार्ल मार्क्स दिख रहे हैं। कार्ल मार्क्स और गांधी जी के सामाजिक विचारों में क्या समानता है देखेंगे। दोनों न्याय, सामाजिक न्याय की बातें करेंगे, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस मतलब वही शिक्षा स्वास्थ्य की बातें करेंगे। और शिक्षा भी समान रूप से और स्वास्थ्य भी समान रूप से सबको मिलना चाहिए। एक प्रॉपर जीवन स्तर, एक निम्नतम जीवन स्तर मिलना चाहिए सभी को। राज्य विहीन व्यवस्था, वर्ग विहीन समाज और शारीरिक श्रम की बात दोनों ने की है। और मानवतावाद पर दोनों ने बल दिया है कि देखो, राज्य धीरे धीरे एक समय बाद खत्म हो जाना चाहिए। गांधी जी भी कहते हैं कि एक दार्शनिक अराजकतावाद या प्रशांत अराजकतावाद की स्थिति आएगी तो राज्य खत्म हो जाएगा। मार्क्स कहते हैं साम्यवाद की स्थिति आएगी तो राज्य खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं और शारीरिक श्रम की बात करते हैं कि वर्ग, अलग अलग वर्ग, बुर्जुआ या फिर सर्वहारा वर्ग नहीं होना चाहिए, एक ही वर्ग होना चाहिए, सर्वहारा वर्ग। गांधी जी भी अलग अलग वर्गों की बात नहीं करते हैं, वो एक समानता की बातें करते हैं, ठीक है। वर्ग मतलब वर्ग को वर्ण मत समझना, वर्ण अलग चीज होती है, ठीक है। इसके बाद मानवतावादी नहीं, मानव को केंद्र में रखना, मानव के विकास को केंद्र में रख करके काम करना। असमानताएं ज्यादा मिलेंगी देखने को दोनों को। असमानता ये है कि गांधी जी आध्यात्मिक ज्यादा है, लेकिन मार्क्स कैसे मिलेंगे, भौतिकवादी। गांधी जी के विचार कैसे मिलेंगे, आध्यात्मिक नैतिक मिलेंगे, वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, वो धर्म को लेंगे। यहाँ पे कार्ल मार्क्स धर्म को अफीम कहेंगे, बोलेंगे अफीम है, नशा है धर्म, इससे जितना दूर हो सके दूर हो जाओ। गांधी जी धर्म को अच्छा मानते हैं, नैतिक मानते हैं। क्या मानते हैं धर्म को? धर्म को इन्होंने नैतिक माना है, ठीक है। तो जबकि ये कार्ल मार्क्स इसको अफीम मानेंगे। गांधी जी आध्यात्मिक हैं तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स भौतिकवादी हैं। गांधी जी यहाँ पे वर्ग सहयोग पर बल देते हैं और गांधी जी यहाँ पे, मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष की बातें करेंगे। वर्ग सहयोग की बातें कौन करेंगे? गांधी जी की। हर वर्ग को मिल करके यहाँ पे अपना अपना विकास करना चाहिए। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत की बात करते हैं, जबकि ये क्या कहते हैं कि वर्ग संघर्ष करो, जो मरेगा वो खत्म हो जाएगा और जिसके यहाँ पे जो सत्ता जीतेगा उसकी तानाशाही आएगी, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की बात करते हैं। साथ में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देते हैं कि जिनके पास संपत्ति ज्यादा इकट्ठी हो गई है, जैसे बुर्जुआ वर्ग है, तो गांधी जी बुर्जुआ वर्ग यानी कि जो अमीर वर्ग है, मध्यम वर्ग है या मध्यम उच्च मध्यम वर्ग है, तो उसके पास पैसे ज्यादा हो गए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, पैसे को परोपकार में लगा देना चाहिए। और ज्यादा पैसे जो है ना उसको कहीं ना कहीं परोपकार में लगा देना चाहिए। और जब दैनिक आवश्यकताओं की आपकी पूर्ति हो जाए तो अधिकतम जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचा है उसको परोपकार में खर्च कर दो। तो ये न्यासीता सिद्धांत है, ये एक रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जबकि यहाँ पे मार्क्स कहते हैं नहीं, आपके पास जो भी बुर्जुआ वर्ग है, जो भी अमीर वर्ग है, उसके पास पैसा इकट्ठा हो गया तो उसको छीन लो। कौन छीनेगा? सर्वहारा वर्ग छीनेगा। तो ये संघर्ष वाली बातें ज्यादा करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि जो गांधी जी हैं आर्थिक समानता लाना चाहते हैं, जबकि यहाँ पे हिंसा के माध्यम से कार्ल मार्क्स समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं और निजी संपत्ति का उन्मूलन करके उस पर सार्वजनिक सर्वहारा वर्ग का कब्जा चाहते हैं। गांधी जी का मानना था कि अपवित्र साधनों के परिणाम से अपवित्र होते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हिंसा को आवश्यक उन्होंने साधन माना है, कि हिंसा करने से आपको एक अच्छा समाज, एक साम्यवादी व्यवस्था देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब धर्म को लेकर के विचार क्या है गांधी जी के? धर्म को लेकर के गांधी जी के विचार अर्थ संकीर्ण धार्मिक मान्यताओं से नहीं है, बल्कि सार्वभौम नैतिक नियमों से है। और धर्म में वो सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, बस इतना याद रख लो, वो सभी धर्म को समान मानते हैं, समान भाव रखते हैं, इसलिए संभाव कहेंगे, धर्म सर्वधर्म संभाव। इसके बाद उनका मानना था कि धर्म और जो नैतिकता है ना वो एक ही है, किसी धर्म को वो नहीं मानता जो नैतिकता का विरोध करता हूँ। मतलब उन्होंने बोला है कि मैं ऐसे किसी धर्म को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा जो नैतिकता को कहीं ना कहीं क्या करे, खिलाफ जाए, नैतिकता का सपोर्ट ना करे। दरिद्र नारायण की सेवा को ही वो ईश्वर की भक्ति का सबसे अच्छा मार्ग मानते थे। उनके अनुसार विभिन्न धर्म का एक ही लक्ष्य है, वो है लक्ष्य तक पहुंचने का अलग अलग मार्ग है। मतलब वो कहने की कोशिश ये करें कि हर धर्म कहीं ना कहीं, कोई बोल रहा है इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो, इनको इनकी प्रार्थना करो, उनकी प्रार्थना करो, लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है? एक ही है, ईश्वर की सेवा, ईश्वर की भक्ति। और यहाँ पे ईश्वर तक पहुंचना या मोक्ष प्राप्ति करना, लेकिन यहाँ पे तरीके अलग अलग है सबके, तो इसलिए झगड़ना बंद करो और एकता के साथ रहो। आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की आलोचना। देखो, आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की आलोचना क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है इस तरीके की सभ्यता है आधुनिक पश्चिमी, उपभोक्तावादी है, हर चीज में बस यूज करो और फेंक दो, चीजों को यूज करो फेंक दो, बर्बाद कर दो, आर्थिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद कर डालो। इस तरीके की सभ्यता है ये पश्चिमी सभ्यता। भौतिकवादी है, मशीनीकरण पर आधारित है। पश्चिमी सभ्यता को शैतानी सभ्यता, बर्बाद करने वाली सभ्यता कहा है उन्होंने। मानते थे कि आधुनिक सभ्यता युद्धों, साम्राज्यवाद, नैतिक मूल्यों के पतन की ओर ले जा रही है, इसलिए उन्होंने
पुंज उत्पादन मास प्रोडक्शन की बजाय जनपुंज उत्पादन प्रोडक्शन और बाय मास का समर्थन किया, जनपुंज उत्पादन की बात करी। अब ये होता क्या है, देखो मास प्रोडक्शन तो तुम लोगों को पता है कि एक फैक्ट्री खोलो, उसमें दिन रात उत्पादन करते रहो, चाहे लोग यहाँ पे उत्पादन करने की कैपेबल हो या ना हो, उत्पादन दिन भर होता रहना चाहिए, फैक्ट्रियां हमेशा चलती रहनी चाहिए, मशीनें हमेशा काम करते रहना चाहिए। ऐसे में एक तरफ तो हमारी मानव सभ्यता तो खत्म हो ही रही है, हमारे श्रमिकों की अधिकारों का शोषण तो हो ही रहा है, हमारी प्रकृति भी खत्म हो रही है, उनके संसाधन भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन बाय मास करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक उत्पादन मशीनों से ना करवा करके इंसानों से करवाना चाहिए, जिससे जनपंज यानी जनता क्या करेगी, प्रकृति आधारित उत्पादन करेगी। मशीनें तो क्या करती है, प्रकृति का विनाश करती है। इस तरीके की बातें यहाँ पे होना चाहिए। गांधी जी के जो विचार है वो संसदीय लोकतंत्र की भी आलोचना की है उन्होंने। उन्होंने मछली बाजार और बांझ महिला से तुलना की है, वेश्या से तुलना करके बता दिया कि दलीय और निजी हितों के आधार पर ये काम करते हैं और सर्वहित में काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ संसदीय व्यवस्था स्वार्थ पे काम करती है, स्वार्थ पूर्ति में लगी रहती है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। अब गांधी जी और अंबेडकर के विचार यहाँ पे किस चीज को लेकर के हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे। जाति को लेकर के क्या उनके विचार, हरिजन को लेकर के क्या विचार है, पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर के विचार है, और धर्म परिवर्तन यानी धर्म को चेंज करने को लेकर के क्या विचार है इनके, समझना आप लोग बहुत ही शांत तरीके से। गांधी जी जाति को लेकर के क्या है, विश्वास करते हैं, ठीक है, विश्वास तो करते हैं, लेकिन अस्पृश्यता के खिलाफ है, वो छुआछूत नहीं मानेंगे, और साथ में वो जाति को सामाजिक सद्भाव श्रम विभाजन के लिए बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, जाति को रखना चाहते हैं, लेकिन जाति भी वो कैसी कैसी, वो कहीं ना कहीं श्रम विभाजन के आधार पे। लेकिन वो जाति जो है ना, जन्म आधार जो जाति है, जैसे कहीं अस्पृश्यता आधार जाति है, भेदभाव आधार जाति व्यवस्था है, उसको वो कहीं ना कहीं दूर करने की बात करते हैं। अंबेडकर पूरी तरीके से जाति को पसंद करते नापसंद करते हैं, पूरी तरीके से खिलाफ है, वो पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहते हैं। हरिजन और दलित को लेकर गांधी जी सोचते हैं कि हरिजन भगवान के लोग हैं, उनको सामाजिक उत्थान होना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके साथ अस्पृश्यता नहीं होना चाहिए। जबकि ये दलितों को लेकर अम्बेडकर भी कहीं ना कहीं सामाजिक और राजनीतिक उत्थान की बात करते हैं, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात भी करते हैं, साथ में आरक्षण से ही दलितों को यहाँ पे क्या है, उनका विकास हो सकता है। तो गांधी जी यहाँ पे कहते हैं कि दलितों का उत्थान, हरिजनों का उत्थान कैसे हो सकता है, जब हम उनकी जो है कामों का जो एक वो विभाजन है, उसमें जो उनकी संकीर्णता है, उनकी जो बाध्यता है, उसको खत्म कर दें, उनके साथ भेदभाव खत्म कर दें, शोषण खत्म कर दें, उनके साथ अस्पृश्यता खत्म कर दें, तभी होगा। तो सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं स्टेप उठाने पड़ेंगे। अंबेडकर कह रहे हैं राजनीतिक भी उठाने पड़ेंगे, सामाजिक तो ठीक है, राजनीतिक कानून बनाओ, अस्पृश्यता पे बैन लगाओ, जो करेगा उसको दंड दो, ये बातें करेंगे कौन, अंबेडकर। राज्य को यहाँ पे क्या है, बहुत ताकत दो कि वो हरिजनों के साथ, दलितों के साथ कोई अन्याय ना हो। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बोलेंगे कि आरक्षण दो, ये बात तभी होगी यहाँ पे क्या है, कहीं वहां पे उत्थान उनका। पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर गांधी जी बिल्कुल हमेशा खिलाफ रहते हैं, कहते हैं कि ऐसे में हिंदू और दलित बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाएंगे तो राष्ट्रीय एकता खतरे पड़ जाएगी। तो 1932 में उन्होंने इस मुद्दे पर आमरण अनशन किया। उसके बाद आपको पता है 1932 में पूना पैक्ट होता है गांधी और अम्बेडकर के बीच में, और गांधी जी की जो मांगे हैं वो मान ली जाती हैं अम्बेडकर के द्वारा। अम्बेडकर अपनी जो प्रत्यक्ष निर्वाचन वाली बात है वो उसको अलग कर लेते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन को लेकर गांधी जी के अलावा अम्बेडकर के मानना ये था कि ये सही है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, और जो दलित है उनके हितों की रक्षा हो जाएगी। हितों की रक्षा होने से क्या होगा, जो दलित हैं वो अपने पॉइंट को रख पाएंगे, उठा पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। अगर उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ, उनका एक प्रतिनिधित्व हुआ, तो वो अपनी बात सही तरीके से रख पाएंगे, उसको पूरा भी करवा पाएंगे। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, बहुमति नहीं है, उनका दल ही नहीं है, उनका यहाँ पे प्रतिनिधित्व भी नहीं है, तो वो कैसे विकास कर पाएंगे। अब धर्म परिवर्तन को लेकर क्या बात है इनकी, तो धर्म परिवर्तन का ये विरोध करते हैं कौन, गांधी जी करते हैं कि धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कि व्यक्ति को जो जिस धर्म में वो जन्म हुआ है, अपनी स्थिति में ही उसमें सुधार लाना चाहिए। कि अगर जैसे धर्म है, तो अगर धर्म में आप जिस धर्म में पैदा हुए हो, तो उस धर्म को मानो, उसकी नैतिकताओं को मानो, उनकी आचरणों को मानो, उनकी अलग अलग जो गतिविधियां हैं उन सबको फॉलो करो, क्योंकि हर एक धर्म जो है इंसानियत सिखाता है, अच्छी बातें सिखाता है, मूल्यों की बातें करता है। लेकिन गांधी जी कहते हैं अगर धर्म में कोई कुरीति हो तो उसकी उसको बदलने, उसको में सुधार लाने की भी हिम्मत रखो। ऐसा मत करो कि धर्म को छोड़ ही देंगे, बाकी देख ले धर्म अपना जो करना है। धर्म को चेंज करने की बजाय, छोड़ने की बजाय उसमें बदलाव करो अगर कोई कमी दिख रही है। अंबेडकर यहाँ पे थोड़ा अलग है, वो धर्म परिवर्तन का समर्थन करते हैं, और उन्होंने खुद बौद्ध धर्म का समर्थन परिवर्तन किया था अपना।
दलितों को हिंदू धर्म की सीमाओं से बाहर आकर के ऐसा धर्म अपनाना चाहिए जो उन्हें समानता, सम्मान और इसी तरह अलग अलग तरीके से उनको क्या करे, साम्यता की स्थिति में ले जाए, समता की स्थिति में ले जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो ये हमारे आज का डिस्कशन यहाँ पे हो जाता है, किस चीज को लेकर के, गांधी जी के अलग अलग सामाजिक विचार। हमने स्टार्टिंग डिस्कशन किया था यहाँ पे किसको लेकर के, गांधी जी के यहाँ पे स्टार्टिंग में डिस्कशन सर्वोदय को लेकर के किया था। सर्वोदय क्या है, सबका उदय। उसके बाद हमने अस्पृश्यता की बात की, अस्पृश्यता होना चाहिए खत्म। उसके बाद वर्णाश्रम, गांधी जी वर्णाश्रम का सपोर्ट करेंगे, जन्माधार कर्माधार, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। हाँ, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसमें अस्पृश्यता नहीं होना चाहिए। ये आप बातें हमने देखी। अम्बेडकर जी इसके खिलाफ है, लेकिन गांधी जी थोड़ा सपोर्टिव है। गांधी स्त्रियों के अधिकारों की बात करेंगे। स्त्रियों के अधिकारों को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे उनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी भूमिका यहाँ पे बहुत जरूरी है। नई तालीम की बात उन्होंने की है, नई तालीम में 3H की बात की है, हैंड हेड और हार्ट की बात करते हैं, ठीक है। सांप्रदायिक एकता की बात करें, कोई धर्म को यहाँ पे लड़ना नहीं चाहिए, साथ साथ रहना चाहिए। नशे की बात, नशे की जो कुरीतियां उनको दूर करने की बात करते हैं। मार्क्सवाद से किस प्रकार से अलग है, किस प्रकार से समानताएं हैं, तो हमने समानताएं देखी कि न्याय, राजविहीन वर्गविहीन व्यवस्था के मामले में समान है, लेकिन अध्यात्म, भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, वर्ग सहयोग, हिंसा हिंसा इन सब में अलग है ये। तो धर्म संबंधी विचारों में इनके जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं एक जैसे ही है, मतलब धर्म को लेकर के ये कहीं ना कहीं कैसे सर्वधर्म संभावी है। आधुनिकता को लेकर के, आधुनिक सभ्यता को लेकर के ये विरोधी है। और गांधी जी, अम्बेडकर कहीं ना कई सारी बातों को लेकर के समानता रखते हैं, कई सारी बातों को असमानता रखते हैं। असमानता की बातें आपसे जरूर पूछी जाएंगी एग्जाम में, तो इनको आप पढ़ के जाइएगा। फिर हम अगली क्लास में इनकी आर्थिक जो है इनकी व्यवस्थाएं हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब अपने लेक्चर को यहाँ पे रोकेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू आप सभी को, जय हिंद।